अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूं ताकि आप और अच्छे से इस डायग्राम को समझ पाएं। देखिए सी लैंग्वेज के साथ क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप इस फिगर को समझिए। कोई अगर पूछता है प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो आप बोलोगे प्लेटफॉर्म वो एनवायरमेंट होता है जिस एनवायरमेंट में कोई प्रोग्राम रन होता है। और प्रोग्राम को रन हार्ड डिस्क नहीं करती है, प्रोग्राम को रन कीबोर्ड माउस नहीं करते हैं। जो मिनिमम कंपोनेंट प्रोग्राम को रन करते हैं वो बस दो ही होते हैं। उनमें से एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है आपके कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दोनों मिल जाते हैं तो मैथमेटिकली आप बोलिए बन जाता है वर्ड प्लेटफॉर्म। पहला डायग्राम क्लियर हुआ? बताएं। अब याद रहेगा आपको हमेशा ये बात कि सी लैंग्वेज को क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। अब दूसरा डायग्राम देखिए, वो और क्लैरिटी देगा सी के साथ आपको। ठीक है, इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ कंप्यूटर्स मैंने रखे हुए, ये जितने भी डब्बे हैं ना, आप इन्हें कंप्यूटर्स मानिए। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए इस समय कितने कंप्यूटर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, जरा गिन के जवाब दीजिए। शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय आपके स्क्रीन पे 12 कंप्यूटर्स आ रहे हैं। अगर आप गिनेंगे ना तो ये 12 मशीन्स हैं, 12 मशीन्स हैं। लेकिन ये बताइए ये कितने प्लेटफॉर्म्स हैं? क्या मैं मानूं ये 12 प्लेटफॉर्म्स हैं? जवाब दीजिए। क्या मैं कहूं ये 12 प्लेटफॉर्म है? आप बोलेंगे नहीं सर, प्लेटफॉर्म 12 नहीं है, प्लेटफॉर्म ये 4 हैं। प्लेटफॉर्म ये 4 हैं। 4 कैसे हैं? क्योंकि गौर करिए जितने विंडोज 32 बिट हैं वो कंप्यूटर भले ही अलग अलग हो बट वो प्लेटफॉर्म अपने आप में एक है। ऐसे ही जितने मैक हैं वो कंप्यूटर्स अलग अलग हो, मेरा भी मैक है आपका भी मैक है, बट हम दोनों का प्लेटफॉर्म सेम है। चाहे मेरे पास लिनक्स हो चाहे दुनिया के किसी इंसान के पास लिनक्स हो, हम दोनों का लिनक्स प्लेटफॉर्म सेम है। तो गौर करिए विंडोज 32 बिट एक प्लेटफॉर्म हुआ, विंडोज 64 बिट दूसरा प्लेटफॉर्म हुआ, लिनक्स तीसरा प्लेटफॉर्म हुआ और मैक चौथा प्लेटफॉर्म हुआ। तो कल को अगर आप सी में प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको प्रोग्राम के 4 वर्जन बनाने पड़ेंगे। एक वर्जन बनेगा विंडोज 32 बिट के लिए, एक वर्जन बनेगा विंडोज 64 बिट के लिए, एक बनेगा मैक के लिए और एक बनेगा लिनक्स के लिए। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई? आई बात समझ में, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं इस समय हमारे सेशन में 100 लोग हैं, इस समय मान लीजिए सेशन में 100 लोग हैं, क्या हम लोगों के पास 100 प्लेटफॉर्म्स होंगे? क्या कहते हैं आप? हम लोगों के पास अगर 100 लैपटॉप हैं तो ये 100 प्लेटफॉर्म्स होंगे? आपका जवाब होगा नहीं। 100 लैपटॉप हो सकते हैं, 100 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, हर एक के पास एक एक कंप्यूटर या लैपटॉप गिना जाए, लेकिन प्लेटफॉर्म अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के प्लेटफॉर्म सेम होंगे क्योंकि बहुतों के पास विंडोज 64 बिट होगा, बहुतों के पास मैक होगा, बहुतों के पास लिनक्स होगा। तो फिजिकल मशीन अलग होती है, प्लेटफॉर्म अलग होता है। प्लेटफॉर्म में हम मशीन की सिर्फ दो चीजें देखते हैं, नंबर 1 ओएस एंड नंबर 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हुआ क्लियर? आगे बढ़ूं, राइट। अब अगला डायग्राम आप देखिए, वो आपको बताएगा सीसी प्लस प्लस के साथ दिक्कत क्या है। आपने सीसी प्लस प्लस में सोर्स कोड लिखा, आपके कंपाइलर ने उस सोर्स कोड को कंपाइल करा, आपके कंपाइलर ने प्रोड्यूस करा मशीन कोड। लेट्स इमेजिन ये जो कंपाइलर हमारे पास है ये टर्बो कंपाइलर है, और जैसा मैंने कहा टर्बो कंपाइलर का मशीन कोड क्या विंडोज एक्सेप्ट करेगी, हाँ या ना? टर्बो कंपाइलर का मशीन कोड क्या विंडोज प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। लेकिन जब यही कोड जाकर लिनक्स पे इंस्टॉल होगा, इतना बड़ा सा क्रॉस आपके सामने आ जाएगा। लिनक्स पहले ही कह देगा, वो आपको इंस्टॉल ही नहीं करने देगा, सीधे मैसेज देकर इस फाइल को कर देगा रिजेक्ट। कारण सिंपल है, लिनक्स का मशीन पैटर्न, मशीन कोड समझने का तरीका इस वाले मशीन कोड से अलग है, क्योंकि ये कंपाइलर तो टीसी है और टीसी लिनक्स को सपोर्ट नहीं करता है। टीसी को लिनक्स का 01 नहीं आता है समझ में। बताइए, हर तरीके से सी का ड्रॉबैक समझ में आया? ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं सी में डेटा टाइप की साइज चेंज क्यों हो जाती है जब कंपाइलर चेंज होता है, हेडर फाइल्स क्यों बदल जाती हैं जब कंपाइलर बदलता है, क्योंकि हर कंपाइलर जो सी में लिखा गया है वो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करके लिखा गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चीजें चेंज हो जाती हैं, राइट। अब आते हैं अपन इस पूरी कहानी में जावा की एंट्री करते हैं। ये कहानी मैंने आपको सुनाई 1991 तक की। 1991 तक ऐसे ही काम करते थे लोग। हर प्रोग्रामर बेचारा अपने प्रोग्राम के मल्टीपल वर्जन बनाता था
क्योंकि उसे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे अपने प्रोग्राम चलाने पड़ते थे। अब जिस कंपनी ने जावा डिजाइन करी, आई थिंक सभी लोगों ने नाम कभी ना कभी सुना होगा। जावा किसने बनाई? जावा बनाई सन माइक्रोसिस्टम नाम की एक कंपनी ने। हालांकि आज इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है किसने? ओरेकल ने। तो आज सन तो हट गई है, आज तो जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है। लेकिन सन माइक्रोसिस्टम ने सबसे पहले जावा डिजाइन करी और उन्होंने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को रियलाइज करा। उन्होंने इस बात को समझा कि यार अगर प्रोग्रामर इतने सारे अलग अलग वर्जन बनाता रहेगा तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कई हार्डवेयर एनहांसमेंट्स होंगे, कई नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आएंगे, कितनी कॉपीज प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम की बनाता रहेगा। तो उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, जावा को इतनी जबरदस्त लैंग्वेज बनाकर मार्केट में डाला कि अगर आप ये सेम काम जावा पे करते हैं, ये सेम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आप जावा पे करते हैं, तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा सिर्फ एक बार। प्रोग्राम का टेक्निकल नाम बताइए, प्रोग्राम का टेक्निकल नाम बताइए, आपके सामने स्क्रीन पे है। प्रोग्राम का टेक्निकल नाम बताइए, आपके सामने स्क्रीन पे है। वेरी गुड, सोर्स कोड। तो अगर आप जावा में काम करते हैं तो आपको सोर्स कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। कंपाइल करना पड़ेगा सिर्फ एक बार, लेकिन वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर हो जाएगा रन। आपको कभी अपने प्रोग्राम को एडिट नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी अपने प्रोग्राम को रीराइट नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी अपने प्रोग्राम को रिकंपाइल नहीं करना पड़ेगा। प्रोग्राम लिखा जाएगा एक बार, रन अनगिनत बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप कर लेंगे। और एक बार फिर बताइए, प्लेटफॉर्म मतलब? आज का लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो चैट में टाइप करिए प्लेटफॉर्म मतलब। प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू। यानी अगर कोई आपसे कहता है बताना जरा जावा की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ क्या है, किस कारण से जावा मार्केट में इतनी पॉपुलर हुई है, तो आप बोलोगे सर वैसे तो बहुत हैं, बट अगर मैं एक स्ट्रेंथ जावा की बताऊं तो मैं कहूंगा जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा अपने आप में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जो सीसी प्लस प्लस नहीं कर पा रही थी वो जावा ने कर दिया, और हम प्रोग्रामर को इतना बड़ा रिलैक्सेशन मिला कि अब अगर हम कोई गेम बनाते हैं और मेरे पास विंडोज है, मान लीजिए विंडोज में भी विंडोज 7 है, तो मेरा विंडोज 7 पे डेवलप करा गया गेम विंडोज 10 पे भी चलेगा, विंडोज के फ्यूचर वर्जन पे भी चलेगा जो अभी मार्केट में नहीं आए, और लिनक्स मैक सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। मुझे गेम बनाना पड़ेगा एक बार, मुझे गेम कंपाइल करना पड़ेगा एक बार, लेकिन वो रन हो जाएगा हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑटोमेटिकली। कुछ आया समझ? स्ट्रेंथ समझ में आई जावा की? यस। अब क्योंकि आप भी प्रोग्रामर हैं, है ना, तो दिमाग तो आपका भी चलेगा कि सर ये हो कैसे पाया, कर कैसे दिया जावा ने, ये कैसे जावा अचीव कर पाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। सीसी प्लस प्लस अगर नहीं कर पा रही है तो जावा कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई? क्योंकि 0 और 1 तो यहां भी बनते होंगे ना, यहां भी तो मशीन कोड आता होगा। सुनिए ध्यान से, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अचीव कैसे कर पाती है? कौन है वो जादू या मैजिक जावा का जो कोड लिखकर एक बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रन करवा देता है? तो प्लीज गौर से सुनिएगा। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। पाइथन भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे काम करती है, जावा भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे काम करती है, और आज मार्केट में अधिकतर लैंग्वेजेस आपको इस कॉन्सेप्ट पे काम करती हुई दिखेंगी। अधिकतर लैंग्वेजेस आज मार्केट में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनकर काम करती हैं। कॉटलिन नाम सुना है आपने? KOTLIN, कॉटलिन, जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। कॉटलिन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बहुत सारी लैंग्वेज है। पिज्जा नाम सुना है आपने? आपने नॉर्मली सुना होगा पिज्जा खाने वाला डिश। पिज्जा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम भी है, सर्च करिएगा इंटरनेट पे कभी, और वो पिज्जा लैंग्वेज भी अपने आप में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत जावा पाइथन जैसी लैंग्वेजेस से हुई है। तो आप समझिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अचीव कैसे कर पाई जावा, क्या करा जावा ने इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगला डायग्राम देखिएगा गौर से। यह है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इमेजिन करिए, ठीक है। अब इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब आप जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जावा करते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है जावा अपने साथ सॉफ्टवेयर के तौर पे एक तो लाती है कंपाइलर। सी लैंग्वेज में भी कंपाइलर होता है ना, जब आप सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर डालते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, है ना, ऐसे जावा भी जब आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो जावा का भी एक कंपाइलर होता है ना। ध्यान से सुनना,
बहुत ही नई चीजें आपको पता लगेंगी अगर आप सिर्फ सीसी प्लस प्लस जानते हैं तो। जावा में जब आप सोर्स कोड लिखते हैं तो ये सोर्स कोड भी जावा के कंपाइलर के पास जाता है, लेकिन प्लीज ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जावा का कंपाइलर सी और सी प्लस प्लस के कंपाइलर की तरह कभी भी मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करता है। जावा का कंपाइलर सी सी प्लस प्लस कंपाइलर की तरह कभी भी मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करता है। फिर सवाल उठता है, जावा का कंपाइलर फिर प्रोड्यूस क्या करता है? अगर वो मशीन कोड नहीं प्रोड्यूस करता है तो क्या वो प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता होगा? बिल्कुल करता है, 100% करता है, लेकिन जावा का कंपाइलर कभी मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करता। फिर क्वेश्चन उठता है, फिर क्या करता है जावा का कंपाइलर? तो जावा का कंपाइलर आपके प्रोग्राम को एक तीसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और इस तीसरे फॉर्मेट का नाम जावा की दुनिया में होता है बाइट कोड। इस शब्द को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, जिंदगी भर ये वर्ड आप पढ़ेंगे जब तक जावा से जुड़े रहेंगे। कंपाइलर जब आपके सोर्स कोड को पढ़ता है और उसे कन्वर्ट करता है तो कभी सी सी प्लस प्लस की तरह मशीन कोड नहीं बनाता। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, बताइए जरा मशीन कोड क्या होता है? जल्दी बताइए, मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड वो होता है जो एक मशीन के लिए प्रोड्यूस करा जाए, जो एक पर्टिकुलर मशीन को टारगेट करके बनाया जाए। जैसे टर्बो कंपाइलर जो मशीन कोड बनाता है वो विंडोज के लिए बनाता है, यस और नो? बनाता है। LLVM जो मशीन कोड बनाता होगा वो मैक के लिए बनाता होगा, बताइए। LLVM जो मशीन कोड बनाता होगा वो मैक के लिए बनाता होगा। GCC जो मशीन कोड प्रोड्यूस करता होगा वो प्रोड्यूस करता होगा लिनक्स के लिए। लेकिन जावा का कंपाइलर कहता है मैं मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करूंगा, क्योंकि मशीन कोड तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोड्यूस होता है और जावा मशीन कोड जनरेट नहीं करती है। अब सवाल आता है, तो फिर जावा क्या जनरेट करती है? तो जवाब है, जावा बाइट कोड जनरेट करती है। फिर अगला डाउट आता है, क्या ये बाइट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता होगा? जवाब है, नहीं आता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को आज भी समझ में सिर्फ मशीन कोड ही आता है। तो फिर एक बहुत बड़ा डाउट दिमाग में आएगा, सर फिर ये कोड रन कैसे होगा? अगर ये बाइट कोड बना भी है लेकिन विंडोज के समझ में नहीं आ रहा है तो प्रोग्राम चलेगा कैसे? तो यहां एंट्री होती है जावा के एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की, जो जावा के साथ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, और इस दूसरे बेहद इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का नाम जावा की दुनिया में होता है JVM। आई रिपीट, यहां एंट्री होती है जावा के एक बेहद पॉपुलर सॉफ्टवेयर की, जो जावा के साथ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है जब आप कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं, और इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है JVM। इसका फुल फॉर्म मैं अभी लिख दे रहा हूं, मतलब समझाऊंगा आपको 10 मिनट बाद। अभी सिर्फ इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं। इसका फुल फॉर्म रखा गया है J फॉर जावा, V फॉर वर्चुअल एंड M फॉर मशीन। ठीक है, क्या है ये? एक सॉफ्टवेयर है। कब आता है आपके कंप्यूटर में? जब आप अपने कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब जावा इंस्टॉल करते हैं तो दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, हाँ या ना? जल्दी। जब जावा इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। यस, कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। पहला कौन? पहला इंस्टॉल होता है कंपाइलर। दूसरा कौन? दूसरा इंस्टॉल होता है JVM। अभी भी दिमाग में आपके डाउट रहना चाहिए, तो सर इससे क्या हो जाएगा? सुनिए क्या हो जाएगा। ये JVM इस बाइट कोड को पढ़ता है, और ये देखते हुए कि अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, इस बाइट कोड के एक एक इंस्ट्रक्शन को विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट करके विंडोज तक पहुंचाता है। आई रिपीट, ये बाइट को, ये JVM बाइट कोड को लेता है और इसे विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट करके एक एक इंस्ट्रक्शन को विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट करके विंडोज तक पहुंचाता है। अभी भी आपको लगेगा तो सर इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये प्रोग्राम लिनक्स पे कैसे चलेगा? बिल्कुल चलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब इमेजिन करिए आपका कोई कस्टमर आता है और वो कहता है उसके पास लिनक्स है। आप उसको ये बाइट कोड बिल्कुल दे सकते हैं, बस उसको आपको एक छोटी सी बात बोलनी पड़ेगी कि तुम्हें अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है JVM। ये वाला JVM क्या करता होगा? ये वो JVM है जो लिनक्स के लिए बनाया गया है। तो ये क्या करेगा? ये आपके बाइट कोड को उठाएगा और लिनक्स के हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। तो वो बाइट कोड जो विंडोज पे भी चल रहा था वो अब चलने लगेगा लिनक्स के ऊपर भी।
ऐसे ही गेस करिए, आपका कोई तीसरा कस्टमर आता है, वो तीसरा कस्टमर कहता है उसके पास मैक है, क्या आप उसको ये बाइट कोड दे पाएंगे? जल्दी जवाब दीजिए, क्या आप उसको ये बाइट कोड सेल कर पाएंगे? आंसर मी, बिल्कुल कर पाएंगे, बस शर्त एक छोटी सी है, बस शर्त एक छोटी सी है। क्या शर्त है? इस बंदे के कंप्यूटर पे भी, इस पर्टिकुलर बंदे के कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल होना चाहिए जावा वर्चुअल मशीन। अगर इसके कंप्यूटर पे भी जेवीएम इंस्टॉल्ड है तो गौर करिए, इसका जेवीएम आपके बाइट कोड को उठाएगा और अकॉर्डिंग टू मैक कर देगा कन्वर्ट। तो आप बताइए, आप एज अ डेवलपर प्रोग्राम के कितने वर्जन बनाएंगे? आपको कितनी बार सोर्स कोड लिखना पड़ा? आपको सोर्स कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ एक बार। आपको कितनी बार कंपाइल करना पड़ा? आपको कंपाइल करना पड़ेगा वो भी एक बार। लेकिन सोचिए, आपका प्रोग्राम आप कितनी बार रन कर पाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। बस हर कंप्यूटर पे जहां पर ये रन होगा वहां पर अवेलेबल होना चाहिए एक जावा वर्चुअल मशीन। इसलिए आज आपको जावा की टैग लाइन बता के दे रहा हूं, शायद आपने सुनी होगी लेकिन समझिए। अगर कोई कहता है जावा की टैग लाइन क्या है, तो जावा की टैग लाइन वोरा है। वोरा का मतलब क्या होता है? वोरा का मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर। यहां राइट वंस रन एनीवेयर कैसे अचीव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आप ध्यान से समझिए। ऐसे अचीव हो रहा है कि आप सोर्स कोड लिख रहे हैं सिर्फ एक बार, कंपाइल कर रहे हैं उसे सिर्फ एक बार, बाइट कोड बन रहा है सिर्फ एक बार, लेकिन वो बाइट कोड हर उस प्लेटफॉर्म पे रन हो जाएगा जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है जावा वर्चुअल मशीन। बताइए, बात समझ आई? आया समझ? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? राइट? ठीक। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपसे क्या कहा था। अगर आपने ध्यान से सुना, ओपनिंग स्टेटमेंट तो मेरा था जावा को सिर्फ एक लैंग्वेज कहना जावा की पावर्स को कम कर देना है। कही थी ये बात मैंने, है ना? आप समझिए कैसे अपन कह रहे हैं जावा लैंग्वेज से कहीं ज्यादा है। जावा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, लैंग्वेज का काम सिर्फ कंपाइलेशन तक होता है। समझिएगा, लैंग्वेज सिर्फ कंपाइल करती है, लैंग्वेज कभी प्रोग्राम को रन नहीं करती है। आप मुझे बताइए, क्या जावा के साथ भी ऐसा है? क्या जावा सिर्फ प्रोग्राम को कंपाइल करती है और रन करने में कोई रोल प्ले नहीं करती, या जावा रन करने में भी रोल प्ले करती है? बताइए, करती है रोल प्ले? 100% करती है। आप मानते हैं ये जेवीएम नहीं होगा तो प्रोग्राम रन नहीं होगा? क्या कहते हैं आप? अगर ये जेवीएम नहीं होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, मानते हैं आप? बिल्कुल राइट। इसलिए जावा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आपके प्रोग्राम को रन करने का भी काम करती है। और मैं नाम जावा का ले रहा हूं, बताइए जरा, रन कौन करता है? रन जावा नहीं करती है, रन जावा वर्चुअल मशीन करता है, जेवीएम करता है। तो आप मानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम पे डिपेंड कर रहा है? आप मानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर जेवीएम ना मिले तो वो बाइट कोड नहीं चला सकता, है ना? और जरा वापस चलो अपने फर्स्ट वाले डायग्राम पे, आप चलो वापस और मुझे बताओ, यहां पर विंडोज टर्बो कंपाइलर पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं कर रही है। ये जो मशीन कोड जनरेट हुआ है ये विंडोज के डायरेक्टली समझ में आएगा। ये जो मशीन कोड जनरेट हुआ है ये विंडोज के डायरेक्टली समझ में आएगा। इसका क्या सबूत है? सबूत है, कभी टाइम मिले तो कीजिएगा, आप सी में प्रोग्राम बनाना, सी में प्रोग्राम बनाकर कंपाइल करना, उसकी ईएक्सी बन जाएगी, फिर आप अपना टर्बो कंपाइलर डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल कर देना अपने कंप्यूटर से, उस ईएक्सी को रोक लेना और आप देखना उस ईएक्सी को जब आप रन करोगे वो अभी भी एग्जीक्यूट होगी, बिना कंपाइलर के वो ईएक्सी रन होगी। क्योंकि वो ईएक्सी किस फॉर्म में? जल्दी बताइए, वो ईएक्सी किस फॉर्म में? मशीन कोड के फॉर्म में। और मशीन कोड किसके समझ में आता है? मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है। जावा का कोड क्या मशीन कोड के फॉर्म में? नहीं है, जावा का कोड बाइट कोड के फॉर्म में। क्या बाइट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को जेवीएम का सपोर्ट चाहिएगा। इसलिए जावा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, जावा एक पूरा प्लेटफॉर्म है, जावा एक पूरी टेक्नोलॉजी है जो आपके प्रोग्राम को सिर्फ कंपाइल ही नहीं करती बल्कि वो आपके प्रोग्राम को रन करने का काम भी करती है। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा सी में मेन होता है ना, सी में मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम रन होता है, राइट? मेन को कॉल कौन करता है सी में? मेन को कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, अगर आपने सी के बेसिक्स पढ़े हो तो। और अगर मैं आपसे जावा में पूछूंगा ना, जावा में मेन को कॉल कौन करता है, तो आप आज से ही जवाब रट लीजिए,
जावा में मेन को कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, जावा में मेन को कॉल जेवीएम करता है, राइट। सी में आपके वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस मिलती है, कौन वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां कौन देता है? जावा देती है, जेवीएम देता है। कंपाइलर स्पेस देता नहीं है मुनीब, कंपाइलर डिसाइड करता है कितने बाइट की स्पेस मिलेगी। स्पेस एक्चुअल में तब अलॉट होती है जब प्रोग्राम रन होता है। यस और नो मुनीब? स्पेस तो तभी मिलेगी ना जब प्रोग्राम लोड होगा मेमोरी में। तो सी के प्रोग्राम को मेमोरी में लोड ओएस करता है, जावा के प्रोग्राम को मेमोरी में लोड जेवीएम करता है। यानी जितने काम सी प्लस प्लस में आप ओएस के नाम पे जानते थे, वो सारे काम अब जावा में करने वाला है जावा वर्चुअल मशीन। वो सारे काम जेवीएम करता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला जावा के प्रोग्राम को नहीं चला सकता जब तक उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लेयर ना आए, और वो लेयर है अपने आप में जावा वर्चुअल मशीन। अब जरा आप इस फुल फॉर्म को रटिएगा मत, समझने की कोशिश करिए। यहां 3 शब्द दिए हुए हैं, जावा वर्चुअल मशीन। समझिएगा। सबसे पहले मुझे बताइए जावा मतलब क्या? ये तो हो गया लैंग्वेज का नाम, राइट, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जावा लैंग्वेज की तरफ से आया है। मुझे बताइए वर्चुअल का सिंपल अंग्रेजी में क्या मतलब होता है? वर्चुअल का सिंपल इंग्लिश में मतलब होता है नॉट रियल। यही मतलब होता है ना वर्चुअल का, नॉट रियल, इमेजिनरी, दैट इज वर्चुअल, राइट। और आपने अभी अभी समझा मशीन का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू, यही होता है। आप समझिए इस फुल फॉर्म को। जेवीएम अपने आप में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू नहीं है, मात्र एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। 150-200 MB का सॉफ्टवेयर है, आप देखिएगा ये। लेकिन ये 150-200 MB का सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है जैसे ही अपने आप में कंप्लीट प्लेटफॉर्म हो, जैसे ही अपने आप में कंप्लीट मशीन हो। है एक सॉफ्टवेयर, लेकिन रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू के बराबर। दैट इज वाई द वर्ड जावा वर्चुअल मशीन। यानी सीसी प्लस प्लस के प्रोग्राम को जो सर्विसेज ओएस देता है, जावा के प्रोग्राम को वो सर्विसेज देने का काम जेवीएम करता है। सीसी प्लस प्लस के प्रोग्राम जिस काम के लिए ओएस पे डिपेंड करते हैं, जावा का प्रोग्राम उस काम के लिए डिपेंड करता है ऑन जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम ही आपके प्रोग्राम को लोड करता है, जेवीएम ही आपके वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस देता है, जेवीएम ही मेन से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। जावा में भी याद रखिएगा मेन होता है, सी में भी होता है ना मेन, और सबसे पहला फंक्शन होता है जो सी के प्रोग्राम में रन होता है। ऐसे जावा में भी मेन सबसे पहले रन होने वाला कोड होता है। लेकिन जावा में मेन को कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, जावा में मेन को कॉल करता है जावा वर्चुअल मशीन। अब आप बताइए, आप मानते हो जावा लैंग्वेज से कहीं ज्यादा है? खाली लैंग्वेज नहीं है। अगर जावा सिर्फ लैंग्वेज होती तो जावा में सिर्फ कंपाइलर होता, बट इट्स मोर देन अ लैंग्वेज, इट्स अ कंप्लीट टेक्नोलॉजी, इट्स अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म। इसलिए जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलता है जावा प्लेटफॉर्म को डिस्क्राइब करो। बहुत कम जगहों पर आपको बोला जाएगा जावा लैंग्वेज को डिस्क्राइब करो। जावा इज नॉट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट ओनली अ लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज, बट इट्स मच मोर देन अ लैंग्वेज। और सीसी प्लस प्लस बस लैंग्वेज है, मानते हैं? सीसी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म नहीं हो सकती कभी, क्योंकि सीसी प्लस प्लस कोड कभी रन नहीं करती, रन करता है उनके लिए ओएस, लेकिन जावा का कोड रन करता है जेवीएम। आया समझ? आया? ठीक है। अब इतनी तारीफों के साथ जावा के एक ड्रॉबैक को भी डिस्कस करना जरूरी है। एक माइनस पॉइंट भी है इस पूरी स्टोरी में। क्या आपके पकड़ में आया? बल्कि 2 माइनस पॉइंट हैं। सोचिए, जावा में 2 ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक, जावा का प्रोग्राम बिना जेवीएम के रन नहीं हो सकता, मानते हो? जावा का प्रोग्राम बिना जेवीएम के रन नहीं हो सकता। यानी अगर आपने जावा में कोई गेम बनाया और किसी ने वो गेम इंटरनेट से डाउनलोड करा, तो वो उसके कंप्यूटर पे तब तक रन नहीं होगा जब तक वो बंदा अपने कंप्यूटर पे जेवीएम इंस्टॉल ना कर ले। आपको एक मैसेज लिख के डालना पड़ेगा कि अगर ये प्रोग्राम रन करना है या ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे आपको चलाना है तो आपके कंप्यूटर पे जेवीएम होना चाहिए। हालांकि टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जेवीएम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका कस्टमर इसे यूज करना चाहता है तो वो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है, उसे इसका कोई पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सोचिए, डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना, डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना। जबकि सीसी प्लस प्लस में याद करिए, मेरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मेरे कस्टमर को कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा और मेरे कस्टमर का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए। अगर मेरे पास विंडोज है तो मेरे कस्टमर के पास भी विंडोज होना चाहिए।
तो वो आराम से मेरे कोड की EXE को चला लेगा। लेकिन जावा में डिपेंडेंसी JVM पे आ जाती है। ड्रॉबैक नंबर 1। ड्रॉबैक नंबर 2 सुनिएगा गौर से, C++ में आपका प्रोग्राम सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, हाँ या ना? आपका प्रोग्राम सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। मैं बीच वाले कोड्स नहीं बोल रहा हूं। आपने बहुत अच्छे से सी पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा प्रोग्राम पहले प्री प्रोसेसर के पास जाता है, फिर प्री प्रोसेसर उसे भेजता है कंपाइलर के पास। वो सब हम कट शॉर्ट कर रहे हैं। हम सीधे कह रहे हैं अल्टीमेटली प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, यस और नो? तो जवाब है यस। जावा में मुझे बताइए, क्या प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट होता है? नहीं, प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और बाद में फिर उसका फर्दर कन्वर्जन JVM करता है। यानी पकड़ने की कोशिश करिए, जावा में प्रोग्राम 2 बार कन्वर्ट होता है ना? जावा में प्रोग्राम 2 बार कन्वर्ट होता है ना? एक बार सोर्स कोड से बाइट कोड और एक बार बाइट कोड से ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में। तो आप मानते हो जावा की स्पीड स्लो है एज कंपेयर टू सी? आज भी जावा की स्पीड स्लो है। यानी अगर मैं आपसे कहूं इतनी पुरानी होने के बावजूद सी मार्केट में अभी भी यूज कैसे हो रही है? 42 साल मार्केट में आए हुए इसको हो गए हैं, अभी भी मार्केट में कैसे पॉपुलर है? तो आपका जवाब होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि जहां स्पीड चाहिए, जहां हार्डवेयर इंटरेक्शन चाहिए, वहां जावा पाइथन सब फेल है। उन सब की जगह काम आती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, उल्टा क्वेश्चन भी कंपनीज पूछती हैं, इंटरव्यू में पूछेंगी जावा का नेगेटिव पॉइंट बताइए, तो आप बोलेंगे 2 नेगेटिव पॉइंट है। नंबर 1, द कोड इन जावा is only and only executable when JVM is present. Without JVM, Java code cannot run. Number 2, speed of execution in Java is slow as compared to speed of execution in C program. कारण इसका समझ में आ रहा है क्या है? कारण इसका समझ में आ रहा है क्या है? जावा में प्रोग्राम 2 बार कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब एक और बात सुनिए, ये जो 2 बार कन्वर्ट होता है, कौन कौन कन्वर्ट करता है इस प्रोग्राम को? जल्दी बोलिए, सबसे पहले प्रोग्राम को कौन कन्वर्ट करता है? सबसे पहले प्रोग्राम को कौन कन्वर्ट करता है? वेरी गुड, सबसे पहले कंपाइलर कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर मशीन कोड बना देता है, हाँ के ना? नहीं, कोई मशीन कोड नहीं बनाता। जावा का कंपाइलर बनाता है बाइट कोड। अब सुनिए, जावा के स्लो होने का एक और रीजन बताता हूं। इसके बाद आपने सुना JVM बाइट कोड को उठाता है और प्लेटफॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट करता है। सुना ना आपने ये बात? एक्चुअल में ये JVM नहीं करता है। ये जो बाइट कोड का कन्वर्जन है, ये जावा के अंदर का एक सॉफ्टवेयर करता है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है इंटरप्रेटर। जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है इंटरप्रेटर। इसका मतलब जावा में 2 ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर JVM के बाहर होता है और इंटरप्रेटर JVM के अंदर होता है। कंपाइलर सोर्स कोड का बनाता है बाइट कोड, और बताइए इंटरप्रेटर क्या बनाता है? इंटरप्रेटर उस बाइट कोड का फर्दर कन्वर्जन करता है अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड। और अगर आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हो तो आप मानते हैं इंटरप्रेटर कंपाइलर से स्लो काम करता है? जानते हैं? मैं समझाता हूं, अगर आपने कभी सुना ना हो तो मैं बताता हूं आपको क्यों स्लो करता है काम। देखिए, सुनिए गौर से। इमेजिन करिए ये आपके सामने एक इंग्लिश का पैराग्राफ है। इमेजिन करिए ये मैंने इंग्लिश का एक पैरा आपके सामने लिखा है, सपोज करिए। अब मैं आपसे बोलता हूं मुझे इस पैरा में जो लिखा है उसे हिंदी में समझाओ। इस पैरा में जो तुमने लिखा है मुझे उसको हिंदी में समझाओ। आप सोचिए, आप 2 तरह से मुझे ये चीज समझा सकते हैं ना। एक तरीका, आप ये पूरा पैरा पढ़ लें, फिर आप मुझे इस पैरा का मतलब समझा दें कि सर इस पैरा में ये लिखा है। दूसरा तरीका, आप इसकी एक एक लाइन को पढ़ें और उसे हिंदी में कन्वर्ट करें। एक एक लाइन को पढ़ें, हिंदी में कन्वर्ट करें। आप बताइए समय किसमें ज्यादा लगेगा? पूरा पैरा एक ही बार में पढ़ के समझाने में या एक एक लाइन को कन्वर्ट करने में? एक एक लाइन को कन्वर्ट करने में। तो ये जो एक एक लाइन वाला स्टाइल है ना, ये स्टाइल इंटरप्रेटर का होता है। और पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देना, ये स्टाइल कंपाइलर का होता है। इसलिए स्पीड वाइज कौन बेटर है? स्पीड वाइज कौन बेटर है? स्पीड वाइज कंपाइलर बेटर है। और सी में याद करिए कंपाइलर ही होता है ना, सी में कोई इंटरप्रेटर तो नहीं होता, इसलिए सी स्पीड वाइज फास्ट है। जावा में कंपाइलर है, लेकिन जावा का कंपाइलर आधा पकाता है आपके खाने को। वो जो खाना है वो पूरा कुक्ड फूड नहीं होता है, वो सेमी कुक्ड फूड होता है। फिर उसे पूरी तरह से कुक इंटरप्रेटर करता है। और जब फूड 2 बार कुक होता है तो कुक होने में उसको टाइम लगता है। इसलिए स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ जावा इज स्लो एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम, राइट? लेकिन दुनिया में हर जगह स्पीड नहीं चाहिए होती। अगर कहीं पे आपका प्रोग्राम कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल रहा है, भले ही चलने में 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड लग जाए,
तो भी कोई नुकसान नहीं है। 1 सेकंड का गैप बहुत मैटर नहीं करता एक ह्यूमन बीइंग के लिए। आप मानते हैं? अगर वेबसाइट ओपन होने में ब्राउजर 1 सेकंड से ज्यादा समय ले रहा है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, 1.5 घंटा ले रहा है तब जरूर फर्क पड़ेगा। इतनी पेशेंस यूजर रख लेता है। इसलिए आज जावा मार्केट में इतनी पॉपुलर है क्योंकि मैक्सिमम एप्लीकेशंस जावा में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं, जबकि उनका सोर्स कोड कितनी बार लिखा गया होगा? उनका सोर्स कोड लिखा गया है सिर्फ एक बार। और इसका बेहतरीन एग्जांपल है व्हाट्सएप। जो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप चल रहा है दैट इज बेसिकली ओरिजिनली डेवलप यूजिंग जावा। ट्रू कॉलर जो काम कर रहा है दैट इज बेसिकली डेवलप यूजिंग जावा। ये सब जावा के प्रोडक्ट्स हैं, जावा के सॉफ्टवेयर्स हैं जो जावा लैंग्वेज में करे गए हैं डिजाइन। गॉट द पॉइंट? यस, इंटरप्रेटर इज फॉर कन्वर्टिंग बाइट कोड अकॉर्डिंग टू मशीन कोड and compiler is for converting source code into byte code. Let me show you a diagram. आप डायग्राम देखो, आप मेरी बात को और बेटर समझोगे। Now this is Java's code. समझिए अब ये डायग्राम को समझिए। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वो है हमारा सोर्स कोड जो हम लिख रहे हैं एज अ प्रोग्रामर। कितनी बार लिखा सोर्स कोड बताइए? सोर्स कोड कितनी बार लिखा? एक बार। कंपाइल कितनी बार करा? एक बार। बाइट कोड कितनी बार बना? एक बार। अब ये बाइट कोड जब जाएगा विंडोज पे तो विंडोज वाला जेवीएम बाइट कोड को अकॉर्डिंग टू विंडोज समझेगा। लिनक्स वाला जेवीएम, उबंटू लिनक्स का फ्लेवर है, जानते हैं ना? मैं बोल लिनक्स रहा हूं लेकिन यहां उबंटू लिखा हुआ है। उबंटू इज अ फ्लेवर ऑफ लिनक्स। तो उबंटू का जेवीएम बाइट कोड को अकॉर्डिंग टू उबंटू चेंज करेगा और मैक का जेवीएम इस बाइट कोड को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू मैक। यानी यहां पर बैठे हुए हैं इंटरप्रेटर्स जो जेवीएम के साथ हैं और आपके बाइट कोड को करते हैं कन्वर्ट। बिल्कुल 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 निशिका, आपके मोबाइल के अंदर जेवीएम नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर डीवीएम है। डीवीएम का फुल फॉर्म होता है डाल्विक वर्चुअल मशीन, राइट? अगर आपका थोड़ा पुराना मोबाइल है और अगर लेटेस्ट मोबाइल है तो इस डीवीएम सॉफ्टवेयर का नाम भी चेंज हो गया है। गॉट इट? लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपके मोबाइल में एक वीएम जरूर होगा, वो वीएम इस बाइट कोड को उठाएगा और मोबाइल के हिसाब से करेगा कन्वर्ट। बस मोबाइल में अगर आप जानते हो तो बाइट कोड नहीं बनता है। मोबाइल में जब हम मोबाइल ऐप कंपाइल करते हैं तो एपीके फाइल्स बनती हैं। ये एपीके फाइल जाती हैं डीवीएम के पास और ये इसे अकॉर्डिंग टू अंडरलाइन मोबाइल कन्वर्ट कर देता है। हुआ क्लियर? बात समझ आई सबको? पॉइंट क्लियर हो रहा है? नहीं मुनीर, ये इंटरप्रेटर सबके अलग अलग होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कैच करा। JVM for Windows is different than JVM for Ubuntu and that is again different than JVM for Mac. आ रही है बात समझ? हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JVM अलग बनाया गया है, राइट? तो दुनिया में अगर 50 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 50 JVM होंगे। अगर मैं मान लूं दुनिया में 50 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 50 JVMs बनाए होंगे जावा ने, right? तो JVM is different for every OS while compiler is not different. Getting the point? सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो ये है JVM के बारे में। चलिए अब जो आज आपने पढ़ा उसकी छोटी सी क्विज, जरा फटाफट आंसर दीजिए। JVM आपके हिसाब से इन चार में से क्या करता है? जल्दी बताइए। ABCD कौन सा आंसर करेक्ट है? Everyone please interact. What does JVM do? Very good. Answer number 3 is correct. JVM convert करता है बाइट कोड को according to underlying machine instruction set. Very good. Next, क्या जावा का कंपाइलर हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग होता होगा? नहीं, जावा का कंपाइलर सबके लिए सेम है। सोचिए, कंपाइलर बाइट कोड तो सेम ही बनाता होगा ना? कंपाइलर बाइट कोड तो सेम ही बनाता होगा ना? तो आंसर इज फॉल्स। JVM सबके लिए अलग है बट कंपाइलर इज सेम। JVM फॉर एवरी प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, यस और नो? JVM फॉर एवरी प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट 100%. फॉर एवरी प्लेटफॉर्म देयर इज अ डिफरेंट JVM, a different JVM for Windows, a different JVM for Linux and so on, right? अब आते हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस मार्केट में आ गई हैं, उस बीच में जावा कहां स्टैंड कर रही है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जावा की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, पाइथन जावा को कंपटीशन दे रही है। बिल्कुल सही बात है।
और कंपटीशन होना भी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो हम जैसे कस्टमर्स को बहुत फायदा होता है, हमें अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे फीचर्स लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं। तो ये आपको 2020 की रैंकिंग में दिखा रहा हूं। आज भी नोटिस करिए, जावा मार्केट में नंबर 1 स्लॉट पे है। मैं नहीं कह रहा हूं पाइथन कहीं पीछे है, पाइथन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। अगर किसी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो वो पाइथन में हो रही है। लेकिन आज भी अगर सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर किसी लैंग्वेज में बन रहे हैं तो वो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपके सामने लिंक दिया हुआ है, स्लाइड में ग्रुप में डाल दूंगा, आप इस लिंक पे जाकर इस रैंकिंग को चेक कर सकते हैं। ये 2020 की रैंकिंग है जो ये बता रही है जावा आज भी नंबर 1 स्लॉट पे अवेलेबल है। बट हाँ, आने वाले 5-7 सालों में इस नंबर 1 स्लॉट पे जावा पाइथन दोनों हो सकती हैं, या हो सकता है जावा नंबर 2 स्लॉट पे आ जाए। ऐसा नहीं है रेस से कहीं बाहर होने वाली है जावा। जावा 22 सालों से मार्केट में है, आगे भी देखिए, बल्कि 22 भी कम बोल रहा हूं। जावा 1996 से बनी हुई है, आज 2020 चल रहा है, जावा को आए हुए 24 साल हो गए। 24 साल से जावा को टॉप 10 से कोई बाहर नहीं कर पाया, और पिछले 2-3 सालों से जावा नंबर 1 स्लॉट पे कायम है। और ये वो रैंकिंग है जो आपके सामने आ रही है। देन नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है सबसे ज्यादा ग्रो कौन सी लैंग्वेज कर रही है। तो अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ग्रोथ सबसे ज्यादा पाइथन की मिल रही है। पाइथन पे 29% ग्रोथ है, जावा की ग्रोथ 19 के आसपास है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जावा मार्केट में कहीं कम है, जावा मार्केट में अभी भी नंबर 1 स्लॉट के ऊपर अवेलेबल है। राइट, ये है आपके सामने यूट्यूब का वीडियो। इस वीडियो को अगर आप देखें तो आप समझेंगे जावा मार्केट में किस तरह से प्रिवेल करती है। मैं थोड़ा सा वीडियो आपके सामने प्ले करता हूं ताकि आप समझो व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ जावा। और आप बताइएगा साउंड आ रहा है कि नहीं आपको। आई हैव टू चेक द साउंड ऑल्सो। आप चेक करिए। गॉट द पॉइंट। आज भी 2020 पे भी ये ग्रोथ था पूरा, जब से जावा बनी है तब से लेकर वो किस किस रैंक पे गई। और ये वीडियो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है जावा अभी भी मार्केट में फिलहाल आज की तारीख में देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन पे अवेलेबल है। आया समझ, आगे बढ़े। ठीक है, अब मार्केट में कितने डिवाइसेस ऐसे हैं जो आज भी जावा पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम जावा बनाने वाली कंपनी की बात पे यकीन करें, विश्वास करें, जो ऑब्वियस सी बात है करने लायक है, तो ओरेकल का क्लेम है कि मार्केट में आज 3 बिलियन डिवाइसेस हैं जो जावा पे काम कर रहे हैं। 3 बिलियन मतलब 1 बिलियन इज 100 करोड़। तो कितने करोड़ डिवाइसेस आज जावा पे रन हो रहे हैं, कितने करोड़ डिवाइसेस आज जावा पे रन हो रहे हैं। 300 करोड़ डिवाइसेस इन द मार्केट आर रनिंग ऑन जावा प्लेटफॉर्म, और 1 बिलियन डाउनलोड्स हर साल जावा के होते हैं। यानी 1 बिलियन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो जावा डाउनलोड करते हैं। अब इन प्लेटफॉर्म्स में लैपटॉप्स भी हैं, राउटर्स भी हैं, हर तरीके का डिवाइस है, मोबाइल्स भी हैं जिसपे जावा की एप्लीकेशंस रन होनी है। दिस इज द पावर, दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ जावा। ये है कई तरह की एप्लीकेशंस जो जावा लैंग्वेज में डेवलप की जा सकती हैं। जावा में वी कैन डेवलप बिजनेस एप्स, जावा में हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। दुनिया की कई पॉपुलर वेबसाइट्स जावा में डेवलप्ड हैं। जैसे मुझे बताइए दुनिया में एक बेहद पॉपुलर और शायद सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है। Amazon नहीं है, फ्लिपकार्ट भी नहीं है, Alibaba.com। सुना है आपने नाम इसका। जैक मा जिसके ओनर हैं, चाइनीज कंपनी जो है। Alibaba.com की पूरी वेबसाइट डेवलप करी गई है यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी। ऐसे ही इंडिया का सबसे पॉपुलर बैंक, एसबीआई की पूरी वेबसाइट डेवलप करी गई है यूजिंग जावा। वो जो योनो आप यूज करते हैं ना, दैट योनो और एसबीआई वेबसाइट, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ जावा। तो जावा वेब में है, जावा बिजनेस एप्लीकेशंस में है, जावा में आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मिलेंगी, जावा के अंदर आपको क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस मिलेंगी। मैक्सिमम एप्स मार्केट में अगर आप देखें
दे आर डेवलप्ड इन जावा। इनफैक्ट मोबाइल फोन में भी 2017 तक सिर्फ जावा में काम होता था। 2017 के बाद से गूगल ने कॉटलिन को सपोर्ट करा, और अब आज की तारीख में तो आपके पास कॉटलिन के अलावा डार्ट भी एक लैंग्वेज है जिसमें आप मोबाइल एप्स बना सकते हैं। डार्ट के अलावा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को भी यूज करके मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं। बट स्टिल जावा इटसेल्फ इज अ वेरी पॉपुलर चॉइस अगर मुझे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनानी है। तो ये जावा की पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी। इस लेवल पे मार्केट में जावा सस्टेन करती है। आ रही है बात समझ में मेरी? गेटिंग द पॉइंट, राइट? चलिए अब मैं आपको कोर्स की आउटलाइन दे दूं तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ, समझ में आया मार्केट में जावा कहां कहां लग रही है? हुआ क्लियर? जावा की पॉपुलैरिटी के रीजन समझ में आए? वेरी गुड। और अभी सिर्फ एक रीजन पढ़ाया है मैंने आपको, अगला लेक्चर ढेर सारे और फीचर्स आपको जावा के बताएगा जो जावा को इतना इतना पॉपुलर प्रोग्रामर्स के बीच में करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इस कोर्स में हम क्या क्या कंटेंट्स कवर अप करने वाले हैं। जैसा आपको पता होगा जावा के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू कवर दैट इज कोर जावा। कोर जावा हमारे इस पर्टिकुलर सिलेबस या कोर्स का नाम है। ये मैंने आउटलाइन दी है, याद रखिएगा ढेर सारे सब टॉपिक्स हैं। अगर आप इन्हें गिनने बैठेंगे तो 18 टॉपिक तो यही हैं। इन 18 टॉपिक के अलावा कुछ सब टॉपिक्स भी होंगे। तो ये सारा कोर्स हम लोग कवर करेंगे, इंक्लूडिंग न्यू फीचर्स ऑफ जावा, जो जावा में आपको लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं। क्योंकि जावा का अभी जो लेटेस्ट वर्जन मार्केट में है वो 17 मार्च 2000 को आया है। 17 मार्च 2000 को जावा का 2020 को जावा का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है। और जावा हर 6 महीने में अपग्रेड होती है। रिमेंबर दिस, हर 6 महीने में जावा का अगला वर्जन आएगा। तो बताइए अगला वर्जन कब आ रहा है? आप खुद मैथ्स करिए, जावा का अगला वर्जन कब आ रहा है? इसी साल सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में जावा का अगला वर्जन प्लान्ड है, राइट? फिर उसके बाद अगला वर्जन कब आएगा? मार्च 2021 में। ऐसे हर 6 महीने में जावा का नया वर्जन मार्केट में अवेलेबल होगा और हम उस वर्जन के जो फीचर्स होंगे, जो काफी पॉपुलर फीचर्स होंगे, वो सारे फीचर्स कवर अप करेंगे, राइट? सो दिस इज द सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर।